दूसरे देश में अर्नेस्ट हेमिंगवे। अनुवाद सुशांत सुप्रिय। शरद ऋतु में वहां युद्ध चल रहा था, पर हम वहां फिर नहीं गए। शरद ऋतु में मिलान बेहद ठंडा था और अंधेरा बहुत जल्दी घिर आया था। फिर बिजली के बल्ब जल गए और सड़कों के किनारे की खिड़कियों में देखना सुखद था। बहुत सारा शिकार खिड़कियों के बाहर लटका था और लोमड़ियों की खाल बर्फ के चूरे से भर गई थी। हवा उनकी पूंछों को हिला रही थी। अकड़े हुए भारी और खाली हिरण लटके हुए थे। छोटी चिड़ियाएं हवा में उड़ रही थीं और हवा उनके पंखों को उलट रही थी। वो बेहद ठंडी शरद ऋतु थी और हवा पहाड़ों से उतरकर नीचे आ रही थी। हम सभी हर दोपहर अस्पताल में होते थे और गोधूली के समय शहर के बीच से अस्पताल तक पैदल जाने के कई रास्ते थे। उनमें से 2 रास्ते नहर के बगल से होकर जाते थे, पर वो लंबे थे। हालांकि अस्पताल में घुसने के लिए आप हमेशा नहर के ऊपर बने एक पुल को पार करते थे। 3 पुलों में से एक को चुनना होता था। उनमें से एक पर एक औरत भुने हुए चेस्टनट बेचती थी। उसके कोयले की आंख के सामने खड़ा होना गर्मी देता था और बाद में आपकी जेब में गर्मा गर्म चेस्टनट रहते थे। अस्पताल बहुत पुराना और बहुत ही सुंदर था और आप एक फाटक से घुसते और चलकर आंगन पार करते हुए दूसरे फाटक से दूसरी ओर बाहर निकल जाते। प्रायः आंगन से शव यात्राएं शुरू हो रही होती थीं। पुराने अस्पताल के पार ईंट के बने नए मंडप थे और वहां हम हर दोपहर मिला करते। हम सभी बेहद शिष्ट थे और जो भी मामला होता हम उसमें दिलचस्पी लेते थे। डॉक्टर एक मशीन के पास आया जहां मैं बैठा था और बोला, युद्ध से पहले आप क्या करना सबसे ज्यादा पसंद करते थे? क्या आप कोई खेल खेलते थे? मैंने कहा, हाँ, फुटबॉल। बहुत अच्छा, वो बोला। आप दोबारा फुटबॉल खेलने के लायक हो जाएंगे, बल्कि पहले से बेहतर। मेरा घुटना नहीं मुड़ता था और पैर घुटने से टखने तक बिना पिंडली के सीधा गिरता था और मशीन घुटने को मोड़ने और ऐसे चलाने के लिए थी जैसे तिपहिया साइकिल चलानी हो। पर घुटना अब तक नहीं मुड़ता था और इसके बजाय मशीन जब मोड़ने वाले भाग की ओर आती तो एक झटका खा जाती। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक भाग्यशाली युवक हैं और आप दोबारा एक विजेता की तरह फुटबॉल खेलेंगे। दूसरी मशीन में एक मेजर था जिसका हाथ एक बच्चे की तरह छोटा था। उसका हाथ चमड़े के 2 पट्टों के बीच था जो ऊपर नीचे उछलते थे और उसकी सख्त उंगलियों को थपथपाते थे। जब डॉक्टर ने उसका हाथ जांचा तो उसने मुझे आंख मारी और कहा, क्या मैं भी फुटबॉल खेलूंगा? कप्तान? डॉक्टर? वो एक महान पटेबाज रहा था और युद्ध से पहले वो इटली का सबसे महान पटेबाज था। डॉक्टर पीछे के कमरे में स्थित अपने कार्यालय में गया। वहां से एक तस्वीर ले आया। उसमें एक हाथ दिखाया जो मशीनी इलाज लेने से पहले लगभग मेजर के हाथ जितना मुरझाया और छोटा था, लेकिन बाद में थोड़ा बड़ा। मेजर ने तस्वीर अपने हाथ से उठाई और उसे बड़े ध्यान से देखा। कोई जख्म? उसने पूछा। हाँ, एक औद्योगिक दुर्घटना, डॉक्टर ने कहा। काफी दिलचस्प है, काफी दिलचस्प, मेजर बोला और उसने उसे डॉक्टर को वापस दे दिया। आपको विश्वास है? नहीं, मेजर ने कहा। मेरी ही उम्र के 3 और लड़के थे जो वहां रोज आते थे। वो तीनों ही मिलान से थे और उनमें से एक को वकील बनना था, एक को चित्रकार और एक ने सैनिक बनने का इरादा किया था। जब हम मशीनों से छुट्टी पा लेते तो कभी कभार हम कोवा कॉफी हाउस तक साथ साथ लौटते, जो कि स्केला के बगल में था। हम साम्यवादी बस्ती के बीच में से होकर ये छोटी दूरी तय करते थे। हम चारों इकट्ठे रहते थे। वहां के लोग हमसे नफरत करते थे क्योंकि हम अफसर थे और जब हम गुजर रहे होते तो किसी शराब खाने से कोई हमें गाली दे देता। एक और लड़का जो कभी कभी हमारे साथ पैदल आता था और हमारी संख्या 5 कर देता, अपने चेहरे पर रेशम का एक काला रूमाल बांधता था क्योंकि उसकी कोई नाक नहीं थी और उसके चेहरे का पुनर्निर्माण किया जाना था। वो सैनिक अकादमी से सीधा मोर्चे पर गया था और पहली बार ही मोर्चे पर जाने के 1 घंटे के भीतर ही घायल हो गया था। उन्होंने उसके चेहरे को पुनर्निर्मित कर दिया था, लेकिन वो एक बेहद प्राचीन परिवार से आता था और वे उसकी नाक को कभी भी ठीक ठीक नहीं सुधार सके।
वो दक्षिण अमेरिका चला गया और एक बैंक में काम करने लगा। पर ये बहुत पहले समय की बात थी। तब हम में से कोई ये नहीं जानता था कि बाद में क्या होने वाला है। तब हम केवल यही जानते थे कि युद्ध हमेशा रहने वाला था और अब हम वहां दोबारा नहीं जाने वाले थे। हम सभी के पास एक जैसे तमगे थे, उस लड़के को छोड़कर जो अपने चेहरे पर काला रेशमी रूमाल बांधता था, और वो मोर्चे पर तमगे ले सकने जितनी देर नहीं रहा था। निस्तेज चेहरे वाला लंबा लड़का जिसे वकील बनना था, आर्दती का लेफ्टिनेंट रह चुका था, और उसके पास वैसे 3 तमगे थे जैसा हम में से प्रत्येक के पास केवल एक था। वो मृत्यु के साथ एक बेहद लंबे अरसे तक रहा था और थोड़ा निर्लिप्त था। हम सभी थोड़े बहुत निर्लिप्त थे और ऐसा कुछ नहीं था जो हमें एक साथ रखे हुए था, सिवाय इसके कि हम में से प्रत्येक दोपहर को अस्पताल में एक दूजे से मिलता था। हालांकि जब हम शहर के निष्ठुर इलाके के बीच से अंधेरे में गोवा की ओर चल रहे होते और शराब खानों से गाने बजाने की आवाजें आ रही होती, और कभी कभी सड़क पर तब चलना पड़ता जब पुरुषों और महिलाओं की भीड़ फुटपाथ पर ठसाठस भर जाती, तो हमें आगे निकलने के लिए उन्हें धकेलना पड़ता। तब हम खुद को किसी ऐसी चीज के कारण आपस में जुड़ा महसूस करते जो उस दिन घटी होती, जिसे वो लोग नहीं समझते थे और जो हमसे नफरत करते थे। हम खुद गोवा के बारे में जानते थे, जहां पर माहौल शानदार और गर्म था, ज्यादा चमकीली रोशनी नहीं थी और मेजों पर हमेशा लड़कियां होती थीं। दीवार पर बने रैक में सचित्र अखबार होते। गोवा की लड़कियां बेहद देशभक्त थीं, और मैंने पाया कि इटली में कॉफी हाउस में काम करने वाली लड़कियां सबसे ज्यादा देशभक्त थीं, और मैं मानता हूं कि वे अब भी देशभक्त हैं। शुरू शुरू में लड़के मेरे तमगों के बारे में बेहद शिष्ट थे और मुझसे पूछते थे कि उन्हें पाने के लिए मैंने क्या किया था। मैंने उन्हें अपने कागज दिखाए जो बड़ी खूबसूरत भाषा में लिखे गए थे, पर जो विशेषणों को हटा देने के बाद वास्तव में ये कहते थे कि मुझे तमगे इसलिए दिए गए क्योंकि मैं एक अमेरिकी था। उसके बाद उनका व्यवहार थोड़ा बदल गया। हालांकि बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध मैं उनका मित्र था। जब उन्होंने प्रशंसात्मक उल्लेखों को पढ़ा, उसके बाद मैं एक मित्र तो रहा, पर मैं दरअसल उनमें से एक कदापि नहीं था, क्योंकि उनके साथ दूसरी बात हुई थी और उन्होंने अपने तमगे पाने के लिए काफी अलग तरह के काम किए थे। मैं घायल हुआ था, ये सच था, लेकिन हम सभी जानते थे कि घायल होना आखिरकार एक दुर्घटना थी। हालांकि मैं अपने फीतों के लिए कभी शर्मिंदा नहीं था, और कभी कभार कॉकटेल पार्टी के बाद मैं कल्पना किया करता कि मैंने वे सभी काम किए थे जो उन्होंने अपने तमगे लेने के लिए किए थे। पर रात में सर्द हवाओं के साथ खाली सड़कों पर चलकर जब मैं घर आ रहा होता और सभी दुकानें बंद होती, मैं सड़क पर लगी बत्तियों के करीब रहने की कोशिश कर रहा होता, तब मैं जानता था कि मैं ऐसे काम कभी नहीं कर पाता। मैं मरने से बेहद डरता था और अक्सर रात में बिस्तर पर अकेला पड़ा रहता, मरने से डरते हुए और ताज्जुब करते हुए कि जब मैं मोर्चे पर दोबारा गया तो कैसा होऊंगा। तमगे वाले वो तीनों शिकारी बाज थे और मैं नहीं। हालांकि मैं उन्हें वो बाज लग सकता था जिसने कभी कोई शिकार नहीं किया। वो तीनों बेहतर जानते थे, इसलिए हम अलग हो गए। पर मैं उस लड़के का अच्छा मित्र बना रहा जो अपने पहले ही दिन मोर्चे पर घायल हो गया था, क्योंकि अब वो कभी नहीं जान सकता था कि वो कैसा बन जाता। मैं उसे चाहता था क्योंकि मेरा मानना था कि वो बाज नहीं बनता। मेजर, जो महान पटेबाज रहा था, वीरता में विश्वास नहीं रखता था, और जब हम तीनों मशीनों पर बैठे होते तो वो अपना काफी समय मेरा व्याकरण ठीक करने में गुजारता। मैं जैसी इतालवी बोलता था उसके लिए उसने मेरी प्रशंसा की थी, और हम आपस में काफी सारी बातें आसानी से किया करते थे। एक दिन मैंने कहा कि मुझे इतालवी इतनी सरल भाषा लगती थी कि मैं उसमें ज्यादा रुचि नहीं ले पाता था। सब कुछ कहने में बेहद आसान था। ओह वाकई, मेजर ने मेरी बात सुनकर कहा, तो तुम व्याकरण के इस्तेमाल में हाथ क्यों नहीं लगाते? अतः हमने व्याकरण के इस्तेमाल में हाथ डाला और जल्दी ही इतालवी इतनी कठिन हो गई कि मैं तब तक उससे बात करने से डरता था जब तक मेरे दिमाग में व्याकरण की तस्वीर साफ नहीं आ जाती। मेजर काफी नियमित रूप से अस्पताल आता था। मुझे नहीं लगता कि वो एक दिन भी चूका होगा। हालांकि मुझे पक्का यकीन है कि वो मशीनों में विश्वास नहीं रखता था। एक समय था जब हम में से किसी को भी मशीनों पर भरोसा नहीं था,
और एक दिन मेजर ने कहा था कि ये सब मूर्खतापूर्ण था। तब मशीनें नई थीं और हमने ही उनकी उपयोगिता को सिद्ध करना था। ये एक मूर्खतापूर्ण विचार था। मेजर ने कहा था, एक परिकल्पना, किसी दूसरी की तरह। मैंने अपना व्याकरण अब तक नहीं सीखा था और उसने कहा कि मैं एक न सुधरने वाला मूर्ख और कलंक था, और वो स्वयं भी एक मूर्ख था कि उसने मेरे लिए परेशानी उठाई। वो एक छोटे कद का व्यक्ति था और अपना दायां हाथ मशीन में घुसाकर अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ जाता और सीधा आगे दीवार को देखता, जबकि पट्टे बीच में पड़ी उसकी उंगलियों पर ऊंचे नीचे प्रहार करते। यदि युद्ध समाप्त हो गया तो तुम क्या करोगे? उसने पूछा। मैं अमेरिका चला जाऊंगा। अच्छा, क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं, पर मुझे ऐसा होने की उम्मीद है। तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, उसने कहा। वो बहुत नाराज लगा। आदमी को कभी शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों श्री मैगियोर? मुझे श्री मैगियोर मत कहा करो। आदमी को शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? वो शादी नहीं कर सकता। नहीं, वो शादी नहीं कर सकता, उसने गुस्से से कहा। यदि उसे सब कुछ खोना है तो उसे खुद को सब कुछ खो देने की स्थिति में नहीं लाना चाहिए। उसे खुद को खोने की स्थिति में कतई नहीं लाना चाहिए। उसे वो चीजें ढूंढनी चाहिए जो वो खो नहीं सकता। वो बहुत गुस्से में था, कड़वाहट से भरकर बोल रहा था और बोलते समय सीधा आगे देख रहा था। पर यह क्यों जरूरी है कि वो उन्हें खो ही दे? वो उन्हें खो देगा, मैंने कहा ना, मेजर ने कहा। वो दीवार को देख रहा था। फिर उसने नीचे मशीन की ओर देखा और झटके से अपना छोटा सा हाथ पट्टों के बीच से निकाल लिया और अपनी जांघ पर जोर से दे मारा। वो उन्हें खो देगा, वो लगभग चिल्लाकर बोला। मैंने कहा ना, मुझसे बहस मत करो। और फिर उसने परिचारक को आवाज दी जो मशीनों को चलाता था। यहां आओ और इस नारकीय चीज को बंद करो, वो चिल्लाकर बोला। वो हल्की चिकित्सा और मालिश के लिए वापस दूसरे कमरे में चला गया। फिर मैंने उसे डॉक्टर से ये पूछते सुना कि क्या वो उनका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता है, और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। जब वो वापस कमरे में आया तो मैं दूसरी मशीन पर बैठा था। उसने अपना लबादा पहना हुआ था और टोपी लगा ली थी। वो सीधा मेरी मशीन की ओर आया, मेरे कंधे पर अपनी बांह रख दी और बोला, मुझे बेहद खेद है, और अपने अच्छे हाथ से मुझे कंधे पर थपथपाया। मेरा इरादा अभद्र होने का नहीं था। मेरी पत्नी की मृत्यु हाल ही में हुई है। तुम्हें मुझे माफ कर देना चाहिए। ओह, मैंने उसके लिए व्यथित होकर कहा, मुझे बेहद खेद है। वो अपने निचले होंठ को काटता हुआ वहीं खड़ा रहा। ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन, उसने कहा। मैं इसे सह नहीं सकता। वो सीधा मुझसे आगे और खिड़की से बाहर देखने लगा। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। मैं इसे सहने में बिल्कुल असमर्थ हूं, उसने कहा, और उसका गला रूंध गया। और तब रोते हुए उसने अपने उठे हुए सिर से शून्य में देखते हुए कहा, खुद को सीधा और सैनिक सा दृढ़ बनाते हुए, दोनों गालों पर आंसू लिए हुए और अपने होठों को काटते हुए वो मशीनों से आगे निकला और दरवाजे से बाहर चला गया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेजर की पत्नी, जो युवा थी और जिससे उसने तब तक शादी नहीं की थी जब तक वो निश्चित रूप से युद्ध के लिए असमर्थ नहीं ठहरा दिया गया, वो निमोनिया से मरी थी। वो केवल कुछ ही दिनों तक बीमार रही। किसी को उसकी मृत्यु की आशंका नहीं थी। मेजर 3 दिनों तक अस्पताल नहीं आया। जब वो वापस आया तो दीवार पर चारों ओर मशीनों द्वारा ठीक कर दिए जाने से पहले और बाद की हर तरह के जख्मों की फ्रेम की बड़ी बड़ी तस्वीरें लटकी थीं। जो मशीन मेजर इस्तेमाल करता था, उसके सामने उसके जैसे हाथों की 3 तस्वीरें थीं, जिन्हें पूरी तरह ठीक कर दिया गया था। मैं नहीं जानता कि डॉक्टर उन्हें कहां से लाया। मैं हमेशा समझता था कि मशीनों का इस्तेमाल करने वाले हम ही पहले लोग हैं। तस्वीरों से मेजर को कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि वो केवल खिड़की से बाहर देखता था।